सरकार 2021-22 के लिए आम बजट लेकर आई है। इस बारे में जनता की राय जानने के लिए हम आए हैं जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है इस आम बजट के बारे में। बजट में आपको 2021 और 2022 का जो बजट है वो आपको कैसा लगा? इसमें आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक सरकारी एम्प्लॉई है, हमारे सरकारी एम्प्लॉई के लिए इन्होंने कुछ नहीं दिया है, कुछ रिबेट नहीं दी है। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा जो किसानों के लिए चल रहा है, जो पहले इन्होंने बजट दिया था लास्ट ईयर वो बहुत ज़्यादा, अब की बार उसमें भी कुछ नहीं दिया। एक आम आदमी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। हम इस सरकार के बहुत खिलाफ है। धन्यवाद। कैसा लगता है आपको ये 2021-22 का मोदी सरकार का लाया हुआ आम बजट? देखिए, इस बजट तो बहुत ही विजनरी बजट है कि हम आगे इतने बहुत कुछ करेंगे और 2-3 सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है कि जो अभी कोरोना काल में जो हमें कि सबसे अच्छी चीज़ वो इस सेक्टर पे ध्यान देना है, उस सेक्टर पे सरकार ने बजट में ध्यान दिया है। लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी अनछुए रह चुके हैं, जैसे हुआ एजुकेशन हुआ, और दूसरी चीज़ की ये इम्प्लीमेंट कितना होता है ये बजट है, क्योंकि ये बजट विजनरी है। आगे आप देखते हैं एक भविष्य देख रहे हैं इस बजट के अंदर, लेकिन ये कितना आपको इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सरकार कितना कर पाएगी ये देखना है। मोदी सरकार के बजट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, हमारी वित्त मंत्री जी है सीतारमण जी, वो खुद एक लेडीज है। वो घर के जो है घर के बजट जो जिस तरह से बिगड़ते हैं उनको हमसे ज़्यादा जितनी नॉलेज हमें वो पूरे देश की बजट बनाने वाली, तो उनको ये सोच समझ के करना चाहिए कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो है आम पब्लिक की रसोई से लेके हर चीज़ में उसे बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो उसके लिए उन्हें घरेलू लोगों के लिए इसमें जैसे सिलेंडर हो गया, दूसरी किसी अब जगह पेट्रोल के रेट बढ़ गए, 80 रुपये, सब्जियाँ इसीलिए महंगी हो रही है, बाकी तेल भी है, तेल है, घर के हर चीज़ की रेट बढ़ चुके हैं आज के टाइम पे। तो हमारे लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि घरेलू बजट है वो लेवल में आए, हमारे कंट्रोल में आए, हमारे बजट में आए। हमें तो और बजट से बड़ी आशा तो है नहीं, लेकिन यही है कि हमारे घरों के बजट जो बिगड़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने में हमें मदद मिले, ऐसा बजट होना। बजट के बारे में आपकी क्या राय है? सर, जो हालात है ना, हालात को देखते हुए जो भी बजट आया है उसमें मुझे लगता है कि वो ठीक है। कोई खर्चे नहीं बढ़े हैं अभी। इनकम टैक्स में लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स का बढ़ना चाहिए था स्लैब, लेकिन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोरोना में लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों को 100% सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो इस साल तो कोई मतलब बनता नहीं था कुछ। ये प्रैक्टिकल वो है कि लोगों की इनकम कम हुई है, तो वो स्लैब का तो सब कहानी ख़त्म हो चुकी है। वो जो ऊपर वाले स्लैब में थे वो नीचे वाले स्लैब में आ गए हैं मैक्सिमम लोग, प्राइवेट, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। तो वो वहाँ तक ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वो लोग कर रहे हैं। देखिए, यदि आज मैं देहरादून जाता हूँ तो 6 घंटे लगते हैं, आने वाले कल में मुझे 3 घंटे में पहुँचाएगा, तो कितनी सेविंग होने वाली है मेरी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। देखिए, जब भी पुराने ज़माने में भी जब हम लोग करते थे कि हम बिजनेस कहाँ खोलें, तो सबसे ये होता है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ होना चाहिए, नदी के पास, समुद्र के पास, तो वहाँ से करते करते सड़कें होनी चाहिए। तो वो चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो गडकरी साहब का कोई जवाब नहीं है, वो ठीक है। जो ये बजट आया है उसमें मिडिल क्लास के लिए ना के बराबर चीज़ें हैं। जैसे आप डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की बात अगर करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स के उसमें इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम ये मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज 60 ईयर्स है, लेकिन जो रिलीफ दिए हैं गवर्नमेंट ने वो सारे के सारे रिलीफ मोर देन 75 एज ग्रुप्स वालों के लिए है। तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा बजट दिया है जो गवर्नमेंट ये मानती है कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 एंड अबव है। उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो गवर्नमेंट हमें ये दिखा रही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद जो इन्होंने रिलीफ दिए हैं हमें डायरेक्ट टैक्स में, तब तो इनका जो ये कहना है ये वाजिब बनता है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने एजुकेशन पे रिफॉर्म्स किए हैं, एजुकेशन पे हमने काफ़ी सारा वो किया है। नो डाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं ये 2020 में, कस्तूरी रंजन कमेटी थी उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, लेकिन उसमें भी मेरे हिसाब से जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन है वो रिसर्च के ऊपर ना करके इस चीज़ पे है कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेट कराया जाए। ठीक है,
जब तक इंडिया में रिसर्च नहीं आएगी तब तक हम वही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो हमें बाहर से दी जाएगी। इन हाउस हम कुछ भी नहीं बना रहे हैं, तो रिसर्च के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है गवर्नमेंट ने। सारा का सारा ध्यान जो है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। अगर सारी चीज़ों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहेगा, एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, तो देश में विकास होने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन जिस पेस से हमारे यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि हर सेक्टर में, देश धीरे धीरे हम फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ता जाएगा और हमारी जीडीपी जिस स्पीड से ग्रो करनी चाहिए, जैसे हम देखते हैं कि भाई बहुत जल्दी इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कगार पे है, उसको हम उस सप्लाई को हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बजट तो नो डाउट लोक लुभावन नहीं है, मतलब कि जैसे कि बाकी जो होता है कि आम आदमी के हाथ में कुछ आया हो, बट जो हमने बजट में हमने देखा है उसमें यह है कि गवर्नमेंट का जो है इंफ्रा पे और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है। उसमें जैसे हेल्थ में 137% की ज़्यादा इंक्रीज़ किया उन्होंने बजट को, और इंफ्रा पे भी डेवलपमेंट है। तो यही है कि उसमें गवर्नमेंट का ये है कि इससे रोज़गार डेवलप होगा। इसके बाद से एक ये भी आया कि 15 या 20 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो है रोड से हटा दिया जाएगा। उससे ये होगा कि पॉल्यूशन कम होगा, तेल का खर्चा कम आएगा, प्लस गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग डिमांड बढ़ेगी और उससे भी रोज़गार डेवलप होगा। तो मतलब यही है कि इस गवर्नमेंट का जो ये है कि आम आदमी के हाथ में नहीं दे रही है कुछ चीज़ें, जिससे कि आम आदमी दुखी है। बाकी इनका ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस है। इंफ्रा हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ। आप खुद देख लो कि एम्स जो हुए, आईआईटी हुए या आईएम हुए, ये कितने बने थे पिछले 50 सालों में, अभी कितने बने हैं? एम्स पिछले 4-5 सालों में 7 या 8 बने हैं, और उसके पहले 3 से 4 एम्स थे पिछले 50-60 सालों में। तो ये है, अब आम आदमी को थोड़ा समझना पड़ेगा। हाँ, मिडिल मैन पे थोड़ा गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो असली चीज़ें जा रही हैं हाथ से वो क्योंकि मिडिल मैन की इनकम कम होती है और उसके बाद बर्डन भी ज़्यादा पड़ रहा है। ये चीज़ है ओवरऑल। LIC का जो IPO ला रहा है, ये सही फैसला है कि गलत फैसला? आई थिंक ये गलत फैसला है। 49 to 74 होना ये गलत फैसला है, क्योंकि ये इनका ये है कि विनिवेश करना, पैसे को इकट्ठा करना, कि मुझे टारगेट है 175 लाख करोड़ रुपए मार्केट से लाना। तो इस कंडीशंस में आप सारे PSU को बेच दोगे, ये सही फैसला नहीं है। 49 सही है, क्योंकि मोर देन 51 होते ही कि वो प्राइवेटाइजेशन है। इनका एक ये भी कंसेप्ट है कि जितनी बोर्ड मेंबर्स होंगे वो मेरे अपने होंगे, लेकिन जो विदेशी, जो फॉरेन जो है, वो फैक्टर तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। वो सरकार ने स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा पैसा डाला है, तो क्या ये सही है? ये तो ठीक है, क्योंकि देखो ना, अचानक से अब कोरोना जैसी महामारी आ चुकी है, तो उसको कंट्रोल करने में तो उनसे ही सामना की जाएगी। लेकिन फिर भी ये हर तबके के लोगों के पास पहुंचनी चाहिए ना। ये नहीं है कि एक ही जगह पे रह के अटक गई, वो नहीं होना चाहिए। हर तबके के लोगों को सहायता मिलनी चाहिए, चाहे वो ऐसे मिडिल क्लास वालों को लोग, सरकार है वो साइड करती है, या तो लोअर को मिलती है या तो अपर को मिलती है। मिडिल क्लास वाले हमेशा पीछे जाते हैं। स्वास्थ्य का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने बजट सेशन ही देखा। पर बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं ये कह रहा हूँ, जो बच्चा दिल्ली, बिहार या कहीं से भी बाहर आके दिल्ली में तैयारी कर रहा है, वो बैंक भी ज्वाइन कर रहा है, और इस बजट में गवर्नमेंट ने ये कहा है भी वो 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। तो उनकी मेहनत पे जिन्होंने 2-2 साल यहाँ लगाए हैं, अपनी जमा पूंजी सारी खर्च की है कोचिंग लेके, वो सब व्यर्थ होगी। अगर प्राइवेट ही करना था तो पहले ही ये चीज़ें हो जाती। हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़िया काम कर दिया, बट एम्स यदि हर जगह खुल जाएं और हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट के पास ही रहे, तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। जैसे कि दिल्ली में एक आम आदमी को भी मेडिकल की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है आज। एजुकेशन में है, एजुकेशन प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होने वाला अल्टीमेटली। एजुकेशन और हेल्थ दोनों गवर्नमेंट के पास रहे हैं, जैसे और कंट्रीज में भी होता, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल नहीं है, एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें अभी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको इम्प्लीमेंट करने में। 2020 और 21 और 22 का जो बजट है, उसकी एक अच्छी बात और एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि इसमें मेडिकल में अच्छा खासा बजट इम्प्रूव किया गया है। क्योंकि हमारे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी बहुत कम है। कोरोना काल में हमने देख लिया उसका क्या इम्पैक्ट था। मतलब सबको ठीक से टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी, और जो टेस्टिंग हो रही थी वो भी किस क्वालिटी की हो रही थी, ये सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं। अब बात इसमें बुरी ये है कि ये मेडिकल जो बजट आया है उसको इन्वेस्ट किस तरीके से किया जाएगा। क्या ये प्राइवेट वाले ही इसका सारा फ़ायदा उठा ले जाएंगे? क्योंकि आज हमारे यहाँ आज भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो जिस पे हमारी मैक्सिमम पब्लिक बर्डन, मतलब
पब्लिक का बर्डन है, सरकारी अस्पताल, उसमें आज भी कोई मतलब उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये पैसा किधर डाइवर्ट होता है, ये देखने वाली सबसे बड़ी चीज़ है, और इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा। दूसरा जो इसमें बुरी बात है वो है कि जिस तरीके से हम अपना ये करना चाह रहे हैं कि सब कुछ इंडिया में बने, मेड इन इंडिया हो, हम सेल्फ रिलायबल होना चाहते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारे देश में रिसर्च हो। रिसर्च के लिए इसमें कोई भी बात नहीं की, रिसर्च में एक भी पैसा नहीं दिया गया। जब तक हमारे देश में रिसर्च नहीं होगा, हम दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे बेस होके हम कुछ भी नया प्रोडक्शन नहीं कर सकते या नई तेज़ी से नई क्रांति नहीं ला सकते। आज हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो किसी और की है, कल हम उसी पे प्रोडक्शन करना चाहेंगे तो वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी और दूसरा देश हमसे फिर से आगे होगा, तो हम वहाँ पे टक्कर बिल्कुल नहीं दे सकते। तो रिसर्च सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में कुछ भी ना डालना, ये गलत है। इस बजट में एक अच्छी बात और एक बुरी बात जो आपको पसंद नहीं आ रही। देखिए, बजट में बहुत चीज़ अच्छी बातें हैं कि मतलब बहुत सारा एलोकेशन किया गया है, जो कि सरकार मतलब अपने आप से मतलब जो इस काल में हमने हर जगह देखा कि हर कंट्री को मुश्किल हुई है, लेकिन इस बजट में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि मतलब हर जगह एलोकेशन अच्छा किया है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हैं। ये सरकार की बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब ये बहुत कठिन कदम उठाया गया है। और ख़राबी ये है कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन इसमें प्रॉब्लम है कि मतलब क्या मिडिल क्लास के तौर पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे बजट? देखिए, मिडिल क्लास अभी इस काल में क्या ही मिडिल क्लास को एक्सपेक्ट किया जाए, लेकिन यही मिडिल क्लास का एक्सपेक्टेशन क्या है आपको कि टैक्स रिबेट मिले, इससे ज़्यादा मिडिल क्लास बजट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता है। सरकार ने इसमें 2 रिफॉर्म्स लाए हैं, एक तो बैड बैंक्स का और एक दूसरा गोल्ड एक्सचेंज का, तो इसके बारे में आपको जी, गोल्ड एक्सचेंज, देखिए गवर्नमेंट का कहना, फिर वही बात मैं कहूँगा, गोल्ड एक लग्जरी गुड्स में आता है। गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एक ऐसी गुड्स पे इन्वेस्ट करना या उस पे रिलीफ लाना जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी बजाय गवर्नमेंट को एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 90% इनकम इंडिया की अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, अभी लॉकडाउन में भी बताया गया था। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म नहीं आया। सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने जो रिफॉर्म्स दिए हैं वो ज़रूर दिए हैं। अब आप यही सोचिए, गवर्नमेंट ही हमें ये कह रही है कि हम सर्विस सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जबकि सर्विस सेक्टर 21% ही इंक्लूड करता है हमारे जीडीपी में। आप ये देखिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी उसी उसमें आता है, नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी उसी उसमें आता है, तो सब पे बराबर फोकस होना चाहिए था। तो बैलेंस बजट नहीं है ये। बजट में एक अच्छी और एक बुरी बात। अच्छी बात, हेल्थ सेक्टर 65,000 करोड़ रुपए, हाँ, कोरोना काल को देखते हुए ये एक अच्छी बात है। बुरी बात है कि इन्होंने स्लैब में नो चेंजेज, तो अभी इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों की जॉब चली गई है, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे डिबेट मिलनी चाहिए। कोरोना महामारी से इतना बड़ा इफेक्ट मिडिल क्लास पे पड़ा है, तो मिडिल क्लास को लेकर सरकार क्या बिल्कुल ही निष्क्रिय है कि उसके बारे में कुछ सोच रही है? देखिए, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के साथ दिक्कत तो है। गवर्नमेंट भी मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं कर पा रही जो मिडिल क्लास के लिए करनी चाहिए। जैसे इस बार सोच रहे थे लोग कि मतलब जो स्लैब है वो बढ़ाया जाएगा, बट वो भी नहीं बढ़ाया गया, तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। एक अच्छाई और एक बुराई किस बारे में सर? बजट में आपका, अगर बजट को अच्छा या बुरा में एक एक पॉइंट में डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ओवरऑल तो बजट मतलब इंफ्रा पे और हेल्थ पे और एजुकेशन पे फोकस है, तो ठीक है। वही मैं कहूँगा मिडिल क्लास के लिए थोड़ी दिक्कत है, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है। सरकार को चुनाव के हिसाब से भी बजट देना चाहिए क्या? जैसे आप इस बजट में देखे होंगे कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, इन लोगों के लिए बड़े बड़े वायदे किए गए हैं, तो क्या बजट चुनाव के हिसाब से होना चाहिए कि जनता के हिसाब से होना चाहिए? एथिकली तो जनता और देश के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन राजनीति है, राजनीति बिना कूटनीति के संभव नहीं है, ऐसा चाणक्य ने भी कहा है। तो इसको हम कहीं से भी इग्नोर तो कर नहीं सकते, हम चाहे जितना कह लें देश के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। हाँ, हमारे देश में ये गवर्नमेंट एक चाहती है कि सारे जगह का, सारे टाइप का चुनाव एक साथ हो जाए। वो जिस दिन हो जाएगा तो शायद हमारे पास 5 साल ऐसे बचेंगे जिसमें गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ देश का हित सोच के विकास कर सकती है या अपना बजट बना सकती है।
लेकिन जब तक हमारे देश में ऐसे बाइफर्केट होकर चुनाव होंगे कि इस स्टेट का अलग, फिर प्रधान का अलग, फिर MLC का अलग, MLA का अलग, MP का अलग, तब तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी। इसमें एक चीज़ मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में साफ लिखा हुआ है कि जो बजट है, बजट सरकार देश के लिए प्लान करती है। अब जो बजट है वो देख के ये लगता है कि वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ केंद्रित है, ठीक है ना। तो देश का हित ध्यान में रख के बजट बनाना चाहिए, या कोई भी एक सरकारी पॉलिसी, बजट को मैं वो नहीं कहता, कोई भी सरकारी पॉलिसी देश के हित के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। लेकिन जो बजट आया है वो बिल्कुल बैलेंस नहीं है उस तरीके से। कोविड के महामारी के बाद ये बजट जो है सरकार के लिए भी एक चुनौती ही थी, पर स्वास्थ्य में जो ये बजट का एलोकेशन हुआ है और रक्षा में ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रक्षा में हम इस बजट में नहीं बढ़ाया, मान लेता हूँ, लेकिन रक्षा पे कितना खर्च कर दिया है ना, वो तो आ जाए, वो तो चीज़ें आ जाएं पहले। अभी से और ज़्यादा बजट एलोकेट कर दिए, मुझे लगता है इससे भी कम कर देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी राफेल ने आना है, अभी और भी इन्होंने काफ़ी ऑर्डर्स दिए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को वो शायद ये तेजस का दिया है ऑर्डर, तो वो चीज़ें तो कंप्लीट हों पहले। जो पुराना बैकलॉग है वो कंप्लीट होगा, अगले साल बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बजट कुल मिला के ये ठीक ही दिया गया है। और जो स्मॉल स्केल पे यदि कोई काम करना चाहे आज की तारीख में, इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है गवर्नमेंट। आपको कोर्स करना है, आपको कोई अपना कुछ कंपनी खोलनी है, सारी फैसिलिटी ले, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो छोटे छोटे लघु उद्योग लोग खुल के अपना भी कर सकते हैं, लोगों का भी कर सकते हैं, अवेयरनेस नहीं। डिफेंस बजट में बहुत ही मामूली वृद्धि हुई है, यहाँ तक कि बजट में डिफेंस बजट की व्याख्या भी नहीं की गई थी। एक्चुअली डिटेल्स में नहीं थी, आप अनाउंसमेंट में कुछ नहीं थी, मगर अगर डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें नो चेंजेज, जितनी लास्ट ईयर थी उससे कम नहीं है, सेम ही है। इनका एक ये था कि हमने ऑलरेडी डिफेंस में काफ़ी चीज़ें परचेज करी है, तो एक डिफरेंट मैटर है वो है। डिफेंस में एज ए लेमैन अगर मैं ये देखूं तो पिछले 5 सालों में जिस तरीके से ख़रीदारी की गई है, अपग्रेडेशन किया गया है, मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और वो अगर उसी पेस को सेम बैलेंस पे आप कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि इसमें कुछ एडिशनल नहीं किया गया। हाँ, अगर डिफेंस को ऐसा लगता है, डिफेंस को डायरेक्ट ऐसा लगता है कि नहीं हमें और फंड की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी सर्वोपरि है, वो होना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज़ जो जिस तरीके से अपग्रेड किया गया है, अगर वही उसी पेस से आगे भी होता है तो मुझे लगता है ये जस्टिफाइड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पेट्रोल, डीजल और आवश्यक जो वस्तु है लगातार उनके दामों में वृद्धि हो रही है। फूड इन्फ्लेशन भी आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, तो इस पे सरकार को कैसे रोक लगाना चाहिए? पेट्रोल हो या किसी भी तरह की कमोडिटी हो, जब तक सरकार का उस पर कंट्रोल रहेगा। अब सरकार ने ये कहा है कि उस पर सेस इन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसी भी तरह से मिडिल क्लास के ऊपर नहीं पड़ रहा। मैं मानता हूँ उस तरह से नहीं पड़ रहा, लेकिन सरकार का जो रेवेन्यू है, सरकार का रेवेन्यू उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उस पर, ठीक है ना। कोई भी एक कमोडिटी, पेट्रोल एक हमारे पास एक ऐसी कमोडिटी है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट ना पड़ के इनडायरेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप पेट्रोल का रेट बढ़ाएंगे तो पेट्रोल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उस सबका रेट अपने आप बढ़ेगा। तो आप एक ऐसी कमोडिटी के ऊपर फोकस करके उसका प्राइस अपने कंट्रोल में रखें, ताकि उसका जो इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे पड़ता है, चाहे वो फूड है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो ऑटोमोबाइल है, चाहे किसी भी सेक्टर में है, ठीक है। तो जिस भी चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो प्राइस अपने आप कंट्रोल हो जाए। ये था आम बजट के बारे में जनता का राय। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।